हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं TG2 की तैयारी करवा रहा हूँ। TG2 की तैयारी करा रहा हूँ जिसमें मैं मॉडल पेपर आपको 20 बताऊँगा। अगर ये मॉडल पेपर्स आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप TG2 बन जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। मेरे वीडियोस को आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 3 का पार्ट सी। ठीक है बच्चों, जिसमें मैं आपको 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीना डायड को सदैव डैश डैश अवस्था में संयोजित किया जाता है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सीरीज एंड पैरेलल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जीना डायोड। तो इसमें क्या होगा? रिवर्स बायस। आपका जो जीना डायोड होता है एक इकलौता ऐसा डायोड है जिसको हम लोग रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। ये रिवर्स बायस में क्या होता है? कंडक्ट करता है। ठीक है। और बाकी जो डायोड होते हैं वो क्या होते हैं? फॉरवर्ड में होते हैं। इसमें होते हैं फॉरवर्ड बायस में होते हैं। और जो आपका जीना होता है वो रिवर्स में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पावर सप्लाई में संधारित्र का प्राथमिक कार्य है इनपुट AC के घटाव बढ़ाव को कम करना, आउटपुट वोल्टेज के घटाव बढ़ाव को दबाना, DC आउटपुट वोल्टा स्तर को स्थिर करना, रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स दूर करना। तो बच्चों चौथा आंसर बिल्कुल सही है। जो हम लोग जो कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं हम लोग फिल्टर में यूज़ करते हैं बच्चों। इसका क्या कार्य होता है? ये क्या करता है? जो AC के कंपोनेंट रह जाते हैं, AC के कंपोनेंट एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो रेक्टिफायर से हमको DC मिलती है उसमें क्या होते हैं? AC के कंपोनेंट कुछ रह जाते हैं। ठीक है। तो उनको हटाने के लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं। और फिल्टर में जो आपका कंडेंसर कैपेसिटर होता है, ये क्या करता है? AC के कंपोनेंट्स को क्या कर देता है? दूर कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल के स्थान पर DC सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य कार्य क्या है? रिपल मुक्त आउटपुट, किफ़ायती, अधिक दक्षता, सचलता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किफ़ायती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर में निवेश और निर्गत संयोजनों को अंतः परिवर्तित किया गया। स्विच खोलने पर क्या होगा? दिष्ट धारा अत्यधिक अल्प होगी, दिष्ट धारा निर्गत निर्धारित मान का आधा रह जाएगी, सभी डायोड अति तृप्त हो जाएंगे, लघुपथ हो जाएगा। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है। दिष्ट धारा निर्गत निर्धारित मान का आधा रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टा नियंत्रक के लिए उपयुक्त युक्ति है। शॉटकी डायोड, जीना डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जीना डायोड। ठीक है। इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज़ करते हैं जीना डायोड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन प्रक्रिया को डैश डैश कहते हैं। एवलांची इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, टनल इफेक्ट, सीबैट इफेक्ट। तो बच्चों क्या कहते हैं? इसको एवलांची इफेक्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श डायोड होता है करंट कंट्रोल रजिस्टर, वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, नाइदर करंट कंट्रोल रजिस्टर, नाइदर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, रजिस्टर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ना ये करंट कंट्रोल होता है ना ये वोल्टेज कंट्रोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, हाई होता है, लो होता है और जीरो होता है। तो बच्चों क्या होता है? लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? लो होगा। अगर रेजिस्टेंस लो नहीं होगा तो करंट फ्लो जल्दी से नहीं होगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रेतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार डैश डैश हैं। रॉड, पाइप, प्लेट, क्षैतिज पट्टी, अर्थिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रॉड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है कॉपर का, आयरन का, एल्युमिनियम का, गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो बच्चों जो अर्थिंग होती है मोस्टली क्या होती है? कॉपर की बनी होती है। इसमें क्या होता है? कॉपर वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISI कोड के अनुसार भू संपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग है नीला, काला, लाल, हरा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हरा। देखिए नीला जो होता है ब्लू होता है, ये भी क्या होता है? बी फेस के लिए होता है। जो काला होता है ब्लैक, ये क्या होता है? न्यूट्रल के लिए। जो रेड होता है ये क्या होता है? आर फेस के लिए। और जो बच्चों ग्रीन होता है ये क्या होता है? अर्थ के लिए होता है। तो इसमें अर्थ क्या होगा? अर्थ सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। AC सर्किट में अगर विरोध रेजिस्टेंस 0 है तो पावर फैक्टर डैश डैश होगा। ठीक है, -1, इनफाइनाइट, 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें होगा 1। ठीक, बच्चों देखिए कैसे होगा। cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है? R/Z होता है। ठीक है, R। अच्छा, और यहाँ पे अगर क्या है इन्होंने कि x की वैल्यू 0 है तो z को हम क्या लिख सकते हैं? R² प्लस x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट में r निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? R/√R² प्लस 0। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? R/R आ जाएगा। तो R/R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको देखिएगा। एक ज्यावक्रीय AC वोल्टेज का शिखर मान 220 वोल्ट है, इसका RMS मान कितना है? देखिए आपको क्या दिया है? शिखर मान मतलब Vmax आपको दिया है 220 वोल्ट। आपसे पूछा है VRMS क्या होगा? तो VRMS इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Vmax/√2 होता है। Vmax की क्या वैल्यू थी? 220 और √2 से हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 220/2 हो जाएगा √2। इसको काट देंगे 110। तो आंसर क्या आएगा? 110√2। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपल फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रिपल फैक्टर क्या होता है? RMS/AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट, DC कंपोनेंट अपॉन RMS ऑफ AC कंपोनेंट, पीक वैल्यू ऑफ AC अपॉन RMS ऑफ AC कंपोनेंट, पीक वैल्यू ऑफ AC अपॉन DC कंपोनेंट। तो बच्चों क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, RMS ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रत्यावर्ती विभव के वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान का अनुपात कहलाता है। फॉर्म फैक्टर कहलाता है, पी फैक्टर कहलाता है, एवरेज वैल्यू, क्यू फैक्टर। देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं KF से। जो KF होता है क्या होता है? IRMS अपॉन IAB होता है। ये आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और औसत मान क्या है? आपका AB है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका फॉर्म फैक्टर कहलाएगा। इसमें आंसर क्या होगा? फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1.11 होती है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त AC वोल्टा की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है? इंक्रीज linearly, decrease linearly, remain the same, increase proportionally to the square of the frequency। लीनियरली जो होगा ये इंक्रीज होगा। देखिए क्या होता है कि XL इज इक्वल टू क्या होता है? 2πFL होता है। ठीक है, जब ये क्या होगा?
ये बढ़ेगा तो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक। तो बच्चों क्या होगा, ये आंसर पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर्स बना रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए 20 मॉडल पेपर्स को पढ़ लेते हैं तो आपका 110% सिलेक्शन यूपीपीसीएल TG2 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्य मूल बराबर डैश डैश इंटू अधिकतम माल 0.70, 0.635, 0.859, 1.732। तो देखिए बच्चों, जो आपका जो RMS वैल्यू होती है वो क्या आती है, 0.707 इंटू IMAX होता है। ठीक है, तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी AC परिपथ का पावर फैक्टर डैश डैश है जहाँ थीटा फेस कोण है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो कॉस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा कह सकते हैं या कॉस फाई कहते हैं। ये क्या होता है, R/Z होता है, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ E1 is equal to A sin omega t and E2 is equal to B sin omega t minus theta, then E1 lags E2 by E2 leads E1 by E1 and 2 are in same phase। देखिए बच्चों क्या है कि E1 जो है आगे तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। KW इज इक्वल टू KVA, KVA इज इक्वल टू KW इंटू पावर फैक्टर, KW इज इक्वल टू KV इंटू पावर फैक्टर, KW इक्वल टू KVA इंटू पावर फैक्टर। तो जो बच्चों किलोवाट होता है वो क्या होता है, KVA cos फाई होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार स्क्रू नियम डैश डैश इंगित करता है। चुंबकीय अभिवाह घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अभिवाह, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को कॉक स्क्रू नियम बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। कंडक्टर की गति, प्रेरित EMF की दिशा, चुंबकीय प्रवाह की दिशा, जनरेटर की गति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिवाह घनत्व की इकाई क्या है। एम्पियर, फेरे, हेनरी, वेबर, टेस्ला। तो बच्चों आंसर क्या होगा, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कागसूक का नियम, फैराडे का नियम और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए ये क्या करता है, EMF को इंड्यूस करेगा। EMF ये क्या करेगा, आपको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दिखाएगा, बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। तो फैराडे का नियम क्या होता है, E इज इक्वल टू N/d∅/dt। ये क्या करेगा, जो आपका EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू बताएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली माध्यम, नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त सर्किट को डैश डैश कराता है। क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, ओपन सर्किट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्लोज सर्किट कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकिल, लेड, तांबा, प्लेटिनम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, निकिल।
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार सील वोल्टेज डेड डैश होती है 22 kV से 66 kV, 220 kV से 1100 kV, 36 kV से 760 kV, 1 kV से 22 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 36 kV से 760 kV। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित तो निरोधक डैश डैश के बीच जुड़े होते हैं। कला और कला, भूमि और पोल, कला और भूमि, कला और पोल। तो बच्चों क्या आंसर? कला और भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विचों को डैश डैश ऐसे सीरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंट्रोलिंग, होल्डिंग, सेफ्टी, आउटलेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंट्रोलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसको प्रयोग में लाते हैं? फ्यूज, रिले, MCB, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्यूज। हीटर बेस के लिए किसी रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। पोर्सलेन, बेकेलाइट, चांदी, तांबा। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पोर्सलेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रतिरोध समांतर में लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध RT कितना होगा? RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए समांतर में होंगे तो RT इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हम क्या करते हैं? RT को दबे तो इसको दे लेंगे तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो बच्चों ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाट प्रति घंटा इकाई है विद्युत की, ऊर्जा की, प्रतिरोध की, विभव की, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इनमें से कोई की नहीं है। ठीक है, देखिए विभव किसकी इकाई होती है? विभव जो होती है आपकी इकाई की EMF की होती है, वोल्टेज की होती है, प्रतिरोध की ओम होती है। ठीक है, ओम होती है। ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि I एम्पियर में धारा है, R ओम में प्रतिरोध है तथा T सेकंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है। H इज इक्वल टू R स्क्वायर RT अपॉन 4.18। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 2.18। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इंटू 4.18 नन। तो बच्चों आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है? ब्रोमोक्लोर, डाइफ्लोरोमेथेन, शुष्क पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जल तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये सही है आपका। ठीक है, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। 10 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 200 मिली एम्पियर में त्वचा होगी जल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन वोल्टेज, लाइन धारा वोल्टेज सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लाइन वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 डिग्री कोण के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण डैश डैश है। स्टेप सील, स्टील टेप, साहुल, ट्राई स्क्वायर, कास्ट पैमाना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं।
परिपथ के सातत्य के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, मेगर, विभवमापी, नियॉन टेस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नियॉन टेस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रेती में प्रयुक्त होने वाला सामग्री है कच्चा लोहा, कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, नरम इस्पात। तो बच्चों क्या होगा? हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, महो, ओम सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्ड क्या है? ओम सेंटीमीटर। एक यूनिट और होती है ओम मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियमानुसार धारा वोल्टेज के अनुपातिक होता है, प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए, वोल्टेज निरंतर रहता है और करंट बदलता रहता है, धारा वोल्टेज के विरुद्ध प्रभाव पाती है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है, विद्युत प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध कहलाते हैं एडजस्टेबल रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर्स, फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर और टेप रेजिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कार्बन रेजिस्टर्स आपके कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो विभवांतर जो विसंवहन के भंग का कारण होता है डैश डैश कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, परमिएटिविटी, रेजिस्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की गति डैश डैश होती है? यहाँ बच्चों का विद्युत की गति है, विद्युत की गति होती है। जो विद्युत की गति होती है बच्चों, वो क्या होता है? प्रकाश की गति के लगभग बराबर होती है। आपका तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान में प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश डैश होता है उच्च स्थायित्व, उच्च रोधन, धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक है, देखिए बच्चों, जो आपका कंडक्टर होता है उसमें हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो इनका जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो कंडक्टर होते हैं उनका जो आपका जो ताप गुणांक होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो इंसुलेटर होता है, ये याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में से आता है, इंसुलेटर जो होता है इनका जो ताप गुणांक होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि तापमान को बढ़ा रहे तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो जब प्रतिरोध बढ़ रहा है ताप बढ़ाने पर, तो ऑब्वियसली कंडक्टर की बात कर रहा है। कंडक्टर का जो ताप गुणांक होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक ताप गुणांक। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। वेरिस्टर, टंगस्टन, थर्मोस्टेट, डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वेरिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के डैश डैश के परीक्षण हेतु किया जाता है। शक्ति, विद्युत, आपेक्षिक घनत्व और वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? आपेक्षिक घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट के में प्रयोग किया जाने वाला रसायन डैश डैश है। H2SO4, KCl, HCl, AgO2। तो बच्चों आंसर क्या होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी का प्रयोग किया जाता है विभवांतर बनाए रखने के लिए, विद्युत धारा मापन के लिए, विद्युत विभव मापने के लिए, शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा उपाय के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विभवांतर बनाए रखने के लिए हम लोग बैटरी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेश कहते हैं, धारा कहते हैं, विभव कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। इलेक्ट्रॉन्सी सेल में डैश डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिंक, कार्बन, H2SO4, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए। मैं आपकी TG2 की तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप मेरे द्वारा मॉडल पेपर्स को देखते हैं बनाए गए तो आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि इसे सचल विद्युत स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसका मूल्य कम होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो बच्चों इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। क्या? इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक बच्चों, थैंक यू।